फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल पे अभी हम लोग यूपी पीजी का जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है, मैं उसे टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूं। और आज की क्लास हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखेंगे, जो कि यूनिट 8 के अंतर्गत आपका आएगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप लोगों को हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षा यानी एडुकेशन के संदर्भ में। ये जो टॉपिक है ये हम लोग समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब अध्ययन करते हैं, किसका, शिक्षा का, तो शिक्षा का समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या अध्ययन है, किस प्रकार से ये इसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, इसको लेकर हम लोग पूरी क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो महात्मा गांधी जी का आता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या था, शिक्षा से तात्पर्य बालक का सर्वांगीण विकास से है। किससे विकास से है, तो सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उसका शारीरिक, मानसिक, उसकी आध्यात्मिक, ये सभी चीजें आ जाएंगी। महात्मा गांधी बोलते थे कि किसी बालक का विकास हम तभी कर सकते हैं जब वो धार्मिक तौर तरीकों पूरे अच्छे प्रकार से जानता हो, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ हो, वो फिजिकली वो स्वस्थ हो, तो वो कैसा हो जाएगा, उसका जो विकास हो जाएगा सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि भारत का भविष्य पीढ़ी कौन है, एक बच्चा है, एक बालक है। तो उसका जब तक विकास नहीं होगा तब तक किसी भी देश की संकल्पना, जो सुदृढ़ संकल्पना है, वो नहीं की जा सकती है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे थिंकर्स ने इसके अपने अपने थॉट्स दिए हैं। तो उसमें सबसे पहला बात जो आ जाता है वो है इमानुएल दुर्कheim जी के अंदर। इमानुएल दुर्कheim जी ने शिक्षा को क्या बताया है कि वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं है। यानी कि वयस्क लोगों का एक पीढ़ी है तथा एक अवयस्क लोगों का एक पीढ़ी है। तो जो वयस्क लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो अवयस्क है यानी अवयस्क कौन हो जाएंगे, बालक वर्ग के लोग, उन पर क्या कर रहे हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो अवयस्क बच्चे, जो बालक हैं, उनका विकास हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, उनका अच्छा से पढ़ाई लिखाई हो। तो इसके बारे में सोचते हैं कौन, दुर्कheim जी सोचते हैं। और ऐसा क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण स्थान जो हो जाता है वो अवयस्क बालकों का होता है, क्योंकि वयस्क पीढ़ी क्या कर रही है, एक शिक्षा को, अपनी एक धरोहर को वो कैरी कर रही है और वो अपने से जो जूनियर्स हैं उनको अपने एडुकेशंस को प्रोवाइड कर रही है। यह कहीं भी सही हो सकता है, ये घर पे भी हो सकता है, ये कॉलेज में भी हो सकता है, ये कोचिंग सेंटर में भी हो सकता है। तो ये था इमानुएल दुर्कheim जी के थॉट्स। सेकंड है पार्सन्स महोदय जी, उन्होंने बताया कि स्कूल क्या है, सामाजिककरण का केंद्रीय एजेंसी है जो परिवार एवं बीच के कड़ी का कार्य करता है। स्कूल को उन्होंने एक एजेंसी माना और स्कूल क्या है, सेंटर में है किस चीज का, परिवार तथा जो मनुष्य है उसके बीच क्या कर रहे हैं, सामाजिकरण करने का ये कार्य कर रही है। कौन कर रहा है, स्कूल कर रहा है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, सोसाइटी में रहता है और वो अपने परिवार के साथ अच्छा से रिलेशंस रखे, अपने सोसाइटी के साथ अच्छा रिलेशंस रखे, तो वो कहाँ से सीखेगा, तो वो स्कूल से ही सीख रहा है। स्कूल से ही उसके अंतर्गत सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो लागू हो रही है। थर्ड है बोरदियो महोदय जी के, इन्होंने थॉट्स को बताया है कि शिक्षा को सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का माध्यम मानते हैं। यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आया है कि शिक्षा को किसके बारे में बात की जा रही है, तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के बारे में, यानी कल्चरल आपका रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कल्चरल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए कल्चरल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यह चीज होता है कि जैसे कोई द्विज जाति के लोग हो गए, कोई अच्छे संभ्रांत परिवार के लोग हो गए, तो वो क्या हो रहा है कि शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा को ग्रहण करने के कारण क्या हो रहा है, उनके समाज में स्थिति अच्छी हो रही है।
और उनके जो बच्चे होंगे उनका भी समाज में उसी प्रकार से स्थान अच्छा होगा या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये चीज जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का कार्य का माध्यम मानते हैं। किसको? तो शिक्षा को मानते हैं बौद्धिक महोदय। जैसा कि देखिए कि अगर आप अभी यूपीपीजी का ही आपका एग्जाम ले लीजिए तो इसमें आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं कि आपको पैसे की बात रखकर, पैसे का डिमांड रख के कुछ एक फीस रहता है और जिसके कारण वो अपना कोर्स बेचते हैं, हम उनको कोर्स को लेकर पढ़ते हैं तो आपका अच्छा शिक्षा मिलती है। कोई एक बालक किसी ने वो कोर्स को लिया और किसी ने मान लीजिए घर से तैयारी की, वो किसी कारण बस उसकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई, नहीं वो नहीं एग्जाम अच्छे से दे पाया, लेकिन जिसने कोर्स लिया था वो अपना पढ़ रहा था, उसने एग्जाम दिया। तो जो सोसाइटी के लोग हैं वो बोलेंगे क्या कि उसने तो वहाँ से अपना कोर्स लिया था जिसके कारण उसकी पढ़ाई अच्छी, तो वो भी अपना बच्चा को सोचेगा कि तुम भी जाओ उसी कोचिंग सेंटर में, तुम एडमिशन लो, वहाँ से करो। तो ये जो चीज़ हुआ कि वो शिक्षा को ग्रहण किया है, फिर उस शिक्षा को कोई और ग्रहण कर रहा है, तो ये चीज जो बार बार रिपीट हो जाएगी उसी को बोला जाएगा कल्चरल रिप्रोडक्शन। ठीक है। फोर्थ जो बात की है डेविस एवं मोरे जी ने, उन्होंने शिक्षा को सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का अंग मानते हैं। सही भी है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात कौन करता है? एजुकेशन करता है। अभी का जो हमारा सोसाइटी है, जो व्यक्ति, जो बच्चा जितना शिक्षा ग्रहण अच्छा से करेगा उसके समाज में स्थिति उसको उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि उसे रोजगार के अवसर भी वैसे ही अच्छे प्राप्त होंगे, उसे विदेशों में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा, उसे ऑक्यूपेशन के लिए वो बाहर जा सकेगा। तो उसके क्या हो जाएगा, शिक्षा वो पहले बोला जाता था कि आप सरस्वती माता को ग्रहण करो तो आपके पीछे पीछे लक्ष्मी आएंगी, लेकिन अभी का जो हमारा समाज हो गया वो हो गया है कि अगर आपके पास लक्ष्मी है तो तब आपके पास सरस्वती माता आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एजुकेशन जो है वो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन का, हमारा एक वर्गीकरण का आधार भी बन चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का या शैक्षणिक संस्थाओं का जो महत्व है किस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको जैसे बताया कि हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में शिक्षा के महत्व को देख रहे हैं। तो समाज शास्त्र विषय को जब भी आप पढ़िएगा तो कोई भी अगर आप टॉपिक लीजिएगा तो उसको दो प्रकार से आपको अर्थ को समझना पड़ेगा, या तो उसका प्रकारवादी अर्थ समझना पड़ेगा या फिर उसका मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा, क्योंकि हर अवधारणाओं की ही दो अवधारणाएं। प्रकारवादी जो अवधारणा है उसके अंतर्गत सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, या फिर उसका समाज में क्या योगदान है वो देखने को दिखेगा, और जो मार्क्सवादी है जो उसने समाज में क्या उसके लिए गलत हुआ है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इन दोनों को ही हम लोग देखते हैं। तो जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है इसमें दुर्खाइम जी का मानना था, क्या मानना था कि शिक्षा जो है सामाजिक समरूपता को स्थायी बनाती है। शिक्षा ग्रहण करता है तो व्यक्ति क्या होता है, समाज में उसका एक समान स्थान होता है, एक समान वो ग्रहण करते हैं। इसलिए देखिएगा कि क्लास में भी जो यूनिफॉर्म होता है किसी के जाति पात किसी का रंग भेद देखकर नहीं तय किया जाता है, क्लास में सबका यूनिफॉर्म क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि शिक्षा को समान अवसर, सबके लिए समान अवसर का ये एक मोटो रहता है। और इसी को लेकर पार्सन्स महोदय जी भी मान दिया था, जो विद्यालय है और इसकी जो अवस्थाएं है ये सामाजिक मूल्यों पर आधारित है, और सामाजिक मूल्य एवं जो भौमिक मानक होते हैं वो शिक्षा को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये था आपका प्रकारवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो अल्थुजर महोदय जिन्हें उन्हें शिक्षा को अधिसंरचना का भाग मानते हैं, और ये शासक वर्ग के हितों को पूरा करती है और श्रम शक्ति का पुनरुत्पादन करती है। जो शासक वर्ग के लोग हैं उनके हितों को क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। क्योंकि देखा गया होगा कि जो शिक्षा है, पहले की जो शिक्षा थी, अंग्रेजी के ज़माने की जो शिक्षा थी वो चर्च आदि में ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि उस समय जब शिक्षा को लाया गया, एजुकेशन को लाया गया, तो अंग्रेजों के जो नियम कानून हैं, उनके जो कल्चर है, उनके जो रीति रिवाज है, वो भारतीय लोगों के ऊपर थोपने के लिए कि वे उसके अधीन हो जाए, जिसके कारण शिक्षा को लाया गया था। तो इसमें क्या था कि जो शासित वर्ग थे वो शोषित वर्ग के ऊपर अपने थॉट्स को, अपने कल्चर्स को, अपने रिलीजियस को थोपने के लिए उन्होंने शिक्षा को लेकर आया था। तो आई होप आपको पूरे अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी बात।
जहां महात्मा गांधी सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का या बालक का सर्वांगीण विकास होता है, दुर्खैम महोदय जी बताते हैं कि यह वयस्क पीढ़ी से अवयस्क पीढ़ी के बीच अपना जो उसका जीवन होता है, उसके मूल जो सिद्धांत होते हैं उसका हस्तांतरण किया जाता है। पार्सन्स महोदय जी परिवार तथा बालक के बीच के कड़ी को स्कूल को मानते हैं कि इससे क्या होता है कि व्यक्ति का सामाजिक स्तरीकरण होता है। वहीं बॉर्देव महोदय जी सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का माध्यम मानते हैं शिक्षा को। डेविस एवं मोरे जी सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण को हम कैसे जान सकेंगे, तो शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक स्तरीकरण को हम जान सकेंगे। तो आई होप आपको आज के जो टॉपिक है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए तथा आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।